जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। आज का जो ये आर्टिकल है, एडिटोरियल है, संपादकीय है, ये आपका पेपर थ्री, जीएस पेपर थ्री, जो कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, उसके लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ कभी भी बेरोजगारी के ऊपर कोई आपको निबंध में कुछ शब्द लिखने हो, कोई पॉइंट लिखना हो, या फिर आंकड़ों के साथ बातें रखनी हो, या फिर इंटरव्यू में कभी आपको कोई बात करनी हो, तो एक बहुत ही समग्र अध्ययन के रूप में ये आर्टिकल है। इसमें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के दिए हुए आंकड़ों पे बात की गई है। कोई बहुत इधर उधर की बात नहीं है, सिर्फ आंकड़ों को सामने रख के बात रखा गया है। और बहुत ही ज़बरदस्त एक आर्टिकल है, 5 स्टार आर्टिकल आप इसको बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या बातें लिखी हुई हैं। देखिए, आप पहले शीर्षक को समझिए तो आपको ये समझ में आएगा कि ये हम किस दिशा में बढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि आर्थिक विकास बनाम बढ़ती बेरोजगारी, यानी आर्थिक विकास की बातें हम कर रहे हैं। 2027 तक जो हमारा लक्ष्य है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, अर्थव्यवस्था बनाने का भारत को, उसके बारे में बातें हो रही हैं। 2027 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात हो रही है। हमारे पास बहुत ही महत्वाकांक्षी टारगेट हैं। तो आर्थिक विकास के बारे में तो बातें चल रही हैं, लेकिन साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं हम विकास विहीन रोजगार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? मतलब रोजगार विहीन विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे विकास में रोजगार बहुत पीछे छूट रहा है? कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है? और क्या देश में स्थिति है, इस चीज़ को लेके बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे बात रखी गई है। चलिए शुरू करते हैं अपने इस संपादकीय को। देखिए, इन्होंने शुरुआत इस तरीके से की है कि इन दिनों भारत अपनी जीडीपी दर के हिसाब से आर्थिक तरक्की के बेहतरीन सोपान पर है। पर यह भी सच है कि लगातार अच्छी विकास दर रहने के बावजूद भारत में अभी भी कई पुरानी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। और इसमें सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? बेरोजगारी की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्थिक विश्लेषण में जब भारतीय अर्थव्यवस्था पर रोजगार विहीन विकास, ये जो आप देख रहे हैं रोजगार विहीन विकास का सेहरा बांधा जाता है, तो यह आम आदमी को बहुत अचंभित कर देता है। बेरोजगारी की समस्या या रोजगार के अवसरों में वृद्धि का मुद्दा भारतीय समाज तथा भारतीय आर्थिक नीतियों में हमेशा से प्रमुख रहा है। तो ये एक भूमिका इन्होंने बोला कि विकास बनाम जो हमारी अर्थव्यवस्था की विकास बनाम जो बेरोजगारी का मुद्दा है, ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। इस समस्या को कैसे निपटाया जाए, उसके बारे में आगे बात होगी। अब चलिए आंकड़ों के साथ हम बात करते हैं। तो आंकड़े यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की भारत में रोजगार संबंधी ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2000 से लेके, ठीक है, लगभग 24 साल हो गए। तो वर्ष 2000 से लेकर अब तक भारत में कुल श्रम संख्या कितनी बढ़ी है? 17 करोड़। तो लेबर फोर्स जो है अपने देश में, श्रम संख्या है, ये लगभग 17 करोड़ बढ़ी है। साथ ही साथ जो बेरोजगारों की संख्या है वो भी 92 लाख से बढ़कर 2.5 करोड़ हो गई है। तो 17 करोड़ नए लोग अगर काम करने के लिए तैयार हैं इस देश में, तो 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। यानी पिछले 23 वर्षों में भारत में बेरोजगारी की दर दोगुनी से भी अधिक हो गई है। वर्ष 2019 के दौरान जब कोरोना महामारी नहीं आई थी, भारत में बेरोजगारों की संख्या करीब करीब 3 करोड़ यानी कि 6% के आसपास थी। अब ये पिछले वर्ष, फिर वर्ष 2022 में कुल बेरोजगारों की संख्या ढाई सवा 2 करोड़ के आसपास आई और बेरोजगारी दर घटकर 4% पर आ गई। तो ठीक है, बेरोजगारी दर थोड़ी सी घटी जरूर है, लेकिन फिर भी घटने के बाद भी कितना है 2022 में? सवा 2 करोड़ के आसपास, 2.29 करोड़। इससे स्पष्ट है कि भारत में बेरोजगारी एक अंतहीन समस्या बनी हुई है, बावजूद इसके कि यहाँ पर अच्छी आर्थिक विकास दर है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण इन्होंने आगे ये बताया है कि हमारा जो विकास है वो कौन सा सेक्टर सबसे अधिक लेके चल रहा है? तो वो है आपका सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र अपने देश का लगभग जीडीपी में अगर उसका आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो उसका योगदान 55% है। तो सर्विस सेक्टर का योगदान 55% है अपने जीडीपी में देश के। और इसमें कितने लोग कार्य करते हैं कुल कार्य बल के, लेबर फोर्स के? तो लगभग 30% लोग काम करते हैं। तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस देश में, लेबर फोर्स में हैं, श्रम बल हैं, उसमें से एक तिहाई से थोड़े से कम, यानी एक तिहाई 33% हुआ, तो एक तिहाई से थोड़े से कम 30% लोग
ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिसका योगदान 50% से भी अधिक है। तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र में दोनों मिलाकर 70% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनका योगदान 50% से भी कम है। तो यानी कि जो सेवा क्षेत्र से जुड़ा है उसकी आमदनी अच्छी है, उसकी कमाई अच्छी है, लेकिन बाकी जो क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं उनकी आमदनी और कमाई अच्छी उतनी नहीं है। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय अल्प बेरोजगारी मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप रोजगार में हैं लेकिन आप फुल रोजगार में नहीं हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है? जैसे मान लीजिए कि आप किसी काम को पकड़े हुए हैं जिसमें आपको हफ्ते में 40 घंटे काम करने के लिए जाना पड़ रहा है, ठीक है, और साल में मान लीजिए कम से कम 50 हफ्ते, 52 हफ्ते में 50 हफ्ते आप काम कर रहे हैं, 40-50 याद रखिएगा। तो इसका मतलब है कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट में हैं, नियमित रोजगार में हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर मान लीजिए आप हफ्ते में 20 घंटे काम कर रहे हैं, साल में आप 4-5 महीने काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अंडर एम्प्लॉयमेंट में हैं, यानी आप रोजगार में हैं भी लेकिन नियमित नहीं है, अनियमित रोजगार में हैं, यानी अल्प बेरोजगारी की एक अवस्था में है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में इस समय अल्प बेरोजगारी की दर से भी अधिक है। जो बेरोजगार है वो तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं फिर भी फुल टाइम काम नहीं कर रहे हैं, नियमित रूप से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी तादाद और भी ज़्यादा है। भारत में प्रतिदिन का जो कार्य औसत है वो 8 घंटे के हिसाब से निश्चित है, पर वर्तमान समय में भारत की आबादी के एक बड़े तबके को प्रतिदिन के हिसाब से अत्यंत कम समय के लिए रोजगार उपलब्ध हो रहा है, और ये बहुत चिंता का विषय है। इसके बाद क्या लिखा है? इसके चलते जैसे यहाँ देखिए लिखा है कि कोई व्यक्ति 5 घंटे के लिए रोजगार कर रहा है, तो कोई 3 घंटे के लिए, तो कोई उससे भी कम समय के लिए। इसके चलते ऐसे व्यक्तियों की प्रतिदिन की आय बहुत कम है पर उन्हें रोजगार उपलब्ध है। तो कहने को तो उनके पास रोजगार है, लेकिन वो 8 घंटे के लिए नहीं काम कर रहे हैं, कहीं 3 घंटे काम कर लिया, कहीं 4 घंटे काम कर लिया, कहीं 5 घंटे काम कर लिया, और उसी के हिसाब से महीने में भी उनको उतने दिन बुलाया जा रहा है और उनकी सैलरी भी बहुत कम है। फिर से देखिए अब आपके सामने आंकड़े आ गए। अल्प बेरोजगारी की दर 2012 में पुरुष और महिलाओं में एक समान थी, लगभग 8%, जो 2019 में बढ़कर 9-9.5% हो गई। हालांकि 2022 में इसमें थोड़ी सी कमी आई और पुरुषों की अब 7.7% और महिलाओं की 7% दर्ज की गई है अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि अल्प बेरोजगारी। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 से लेकर अब तक भारत में कुल श्रम संख्या का 50 से 55% तक हिस्सा रोजगार के लिए खुद के प्रयासों पर निर्भर है। तो इस स्टेटमेंट को फिर से ध्यान दीजिए। 2000 से लेके अब तक, यानी कि पिछले, ये इनका रिपोर्ट 2023 तक का ही है, 2023 तक की चीज़ों को इन्होंने एनालाइज किया है। तो 23 साल में भारत में जो कुल श्रम संख्या है जो भी काम कर रही है उसमें 50 से 55% जो लोग हैं ये रोजगार के लिए खुद के प्रयासों पर निर्भर है, यानी कहीं ना कहीं स्वरोजगार की श्रेणी में है। जैसे आप दुकान देख लेंगे, कोई खोल के बैठे हुए हैं, कोई ठेले पे हैं, कहीं कुछ काम कर रहे हैं, किसी के अंडर में नहीं है, लेकिन ये इस तरीके के नॉर्मल काम में है। 50 से 55% लोग जिन्हें इस रपट में स्वरोजगार की श्रेणी में रखा गया है, तो ऐसे लोगों को स्वरोजगार की श्रेणी में रखा गया है। अब इसमें किसी की दुकान बहुत अच्छी चल रही है तो उनकी कमाई अच्छी है, बहुत सारे जो एवरेज कमाई है वो बहुत कम है इस फील्ड में। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2000 में इस श्रेणी में 52.5% लोग थे, जो कि 2022 में इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 56% के आसपास। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि क्योंकि ये लोग असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो असंगठित क्षेत्र में इतने लोग जो काम कर रहे हैं तो उनकी आमदनी कभी आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत बढ़ गई, कभी घट गई। तो अभी धीरे धीरे समय के साथ में जब अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो असंगठित क्षेत्र से लोगों को बाहर निकल के संगठित क्षेत्र की तरफ जाना था। लेकिन हुआ क्या, पिछले 23 साल में जब आबादी हमारी पहले से कम थी, कार्यबल में कम लोग थे, तो उस समय 52% लोग थे असंगठित क्षेत्र में। अब कितने हो गए हैं? 56% के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि स्वरोजगार की श्रेणी में काम कर रहे हैं। तो ये भी एक समस्या है, जबकि अपने देश में बहुत मजबूत सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों होना चाहिए था। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। मगर कुल श्रम संख्या का यह भाग भारतीय समाज में रोजगार के लिए असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जैसा कि अभी हम लोगों ने सुना, तथा इनकी श्रेणी में सरकार के किनारे रेहड़ी लगाने वाले, ठीक है, सड़क के किनारे, सॉरी, इनकी श्रेणी में कौन कौन से लोग हैं स्वरोजगार की श्रेणी में? सड़क के किनारे रेहड़ी लगाने वाले, दूध और सब्जी बेचने वाले, किसी सोसाइटी में इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, कोई प्लम्बर का कार्य कर रहे हैं,
जैसे लोग, इस तरह के लोग सम्मिलित हैं। मगर ये लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, क्योंकि इनकी प्रतिदिन की जो आमदनी है वो बहुत कम है। तो जब तक आमदनी आपकी बेहतर नहीं होगी, इतनी बेहतर नहीं होगी कि आप परिवार में स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें, आपके बच्चे हैं तो आप उनको अच्छी जगह पढ़ाई का, उनका शिक्षा का खर्च उठा सकें, जो कि शिक्षा का खर्च इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये सब चीज़ का खर्च उठाने के लिए, बेहतर तरीके से परिवार को चलाने के लिए आपके पास एक अच्छी खासी तनख्वाह होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए, जो कि इन लोगों के पास इतनी नहीं होती है। 12-13 हज़ार 15 हज़ार में आप कितना कुछ कर लेंगे आज के टाइम पे। फिर देखिए आंकड़े ये हैं, इस रपट के अनुसार भारत में नियमित रोजगारों के अंतर्गत व्यक्तियों का फीसद वर्ष 2019 तक लगातार बढ़ा है। ठीक है, 2019 तक लगातार फीसदी बढ़ी है उन लोगों की जो कि नियमित रोजगार में जा रहे हैं। पर उसके बाद इसमें गिरावट देखी गई है। यकीनन इसका मुख्य कारण कोरोना के दौरान हर संस्थान द्वारा कर्मचारियों की छंटनी है। कोरोना में बहुत बड़े बड़े कंपनियों से लेके छोटे कंपनियों तक, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, जो नियमित काम आपको देते थे कि इतने इतने दिन आपको काम करना है, रोज़ का इतने घंटे काम करना है, इतनी आपकी सैलरी फिक्स है, उन्होंने भी छटनी की थी। तो उसकी वजह से भी इसमें गिरावट देखने को मिला है नियमित रोजगार के आंकड़ों में। आगे क्या लिखा है, आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2000 में भारत में कुल श्रम संख्या के 14% लोग नियमित रोजगार में थे। ठीक है, तो सन 2000 में जितने भी टोटल लोग कार्य बल में थे, श्रम जो जो काम करते थे श्रम संख्या में थे, उसमें 14% लोग ऐसे थे जो कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में थे, क्योंकि उस समय हमारा सर्विस सेक्टर उतना डेवलप नहीं हुआ था, धीरे धीरे हो रहा था। जबकि 2012 में इनका फीसद बढ़कर 18% हो गया। ठीक है, और 2019 में यह सबसे अधिकतम 24% के आसपास था, जो कि अब 2022 में थोड़ी गिरावट के साथ में 21.5% हो गया है। तो 21.5% अभी भी ऐसे लोग हैं जो काम, जैसे जितने भी लोग अपने देश में काम कर रहे हैं, कार्यबल में हैं, वर्कफोर्स में हैं, श्रम संख्या में हैं, इनमें 21.5% लोग ऐसे हैं, 21.5% लोग ऐसे हैं जो कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में हैं। मतलब रोज़ का 8 घंटे काम करने जा रहे हैं, हफ्ते में 40 घंटे काम कर रहे हैं कम से कम। उसके बाद मान लीजिए साल का लगभग रोज ही काम करने का इनको मौका मिल रहा है, हर महीने इनकी सैलरी बन जा रही है। लेकिन क्या इनमें भी सारी चीज़ें अनुबंध के हिसाब से है, अग्रीमेंट साइन है, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? अब उसके ऊपर देखिए, हम आगे देखेंगे, इसमें भी बहुत चिंता की बात है। नियमित रोजगार के लोग सिर्फ 21.5% हैं जितने लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी अभी समस्या देखिएगा आप। आईएलओ का यह विश्लेषण कि भारत में बेरोजगारी की विकट स्थितियों को स्पष्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 50% से अधिक तबका असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार की श्रेणी में है, और तकरीबन 25% लोग अपना जीवन यापन नियमित रोजगार के माध्यम से कर रहे हैं। यानी देश के 75% लोगों के जीवन में रोजगार तो है, लेकिन रोजगार में स्थायित्व की कमी है। तो स्थायित्व नहीं है रोजगार में, तभी आप अल्प बेरोजगारी में जा रहे हैं। नियमित रोजगार वाले श्रमिकों की श्रेणी में भी तकरीबन 60% लोगों के पास किसी भी तरह का कोई लिखित अनुबंध या रोजगार की शर्तें उपलब्ध नहीं हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, कितना बोनस मिलेगा, तनख्वाह इतने समय के बाद बढ़ेगा। आप मालिक के मर्जी पे काम नहीं कर रहे होते हैं कि वो उनका मन किया तो सैलरी थोड़ी बढ़ा दी, कहीं कहीं सैलरी कभी कभी घटा देते हैं, मन किया तो छुट्टी दे दिया, नहीं हुआ तो, अब चूंकि देखिए प्रॉपर अग्रीमेंट नहीं साइन है, अनुबंध नहीं साइन है, तो कभी कभी आप छुट्टी ले लेंगे तो उसकी तनख्वाह कट जाएगी। अगर पहले से सारी शर्तें पे आपने देख रखा है, अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट साइन हो रखा है आपके बीच में और जहां आप काम करने वाले हैं, तो फिर चीज़ें स्पष्ट रहती हैं कि छुट्टी लेंगे तो आपके पैसे नहीं कटेंगे, बोनस कब मिलेगा, सैलरी कैसे बढ़ेगी, फेस्टिवल में क्या मिलेगा। तो आप देख रहे हैं, एक तो 100 लोग अपने देश में, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, 100 लोग अपने देश में काम कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें से 25%, 24-25 लोग ऐसे हैं जो कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में हैं, नियमित रूप से हैं। ठीक है, इसमें भी जो 60% हैं, 60% लगभग 25 लोगों का कितना हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए, तो लगभग 14-15 लोग, 13-14 लोग जो है, ये भी इसमें एक अनुबंध नहीं साइन कर रखा है इन्होंने। ठीक है, इतनी इतनी विकट समस्या है, अनुबंध ही नहीं साइन है, एग्रीमेंट ही नहीं साइन है। तो मालिक जो भी हैं या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, उनके बहुत सारे मर्जी पे आप काम कर रहे हैं। सैलरी कब बढ़ेगी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं साइन है। छुट्टी लिए हैं,
कितने दिन के लेंगे उसमें नहीं साइन है कुछ अग्रीमेंट, छुट्टी ली है तो सैलरी कटेगी कि नहीं उस पर कोई अग्रीमेंट साइन नहीं है, मान लीजिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आगे लिखा है कि फिर भारत में हर तरह के रोजगार चाहे वह नियमित हो या अनियमित या स्वरोजगार की श्रेणी में हो, सब में पिछले एक दशक में प्रति व्यक्ति औसत वेतन में कमी देखी गई है। तो पर कैपिटा जो एवरेज इनकम है, प्रति व्यक्ति जो औसत वेतन है उसमें कमी दिखाई दी है। आगे क्या लिखा हुआ है, फिर एक आंकड़ा, आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2012 में नियमित श्रमिकों का जो प्रति माह औसत वेतन था वो था लगभग 12,000 रुपये, जो कि 2019 में हो गया देखिए 11,155 और 2022 में हो गया 10,925। तो ये घटाव दिख रहा है जबकि ये बढ़ाव दिखना चाहिए था। अनियमित रोजगार की श्रेणी में तो वेतन नियमित श्रमिकों से भी बहुत कम है, पर इस वेतन में पिछले एक दशक में तुलनात्मक रूप से कुछ वृद्धि दर्ज हुई है। देखिए कुछ तो वृद्धि हुई है उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सारे अच्छे दुकान वाले लोग हैं जिनकी सैलरी कम, मतलब जिनकी कमाई बहुत अच्छी आती है, बट वो फिर भी अपने जो दुकान का लुक है उसको जानबूझ के वैसे ही रखते हैं, ताकि ऐसा ना किसी को लगे कि दुकान बढ़ गया है तो उनकी कमाई भी बढ़ गई है। और काफ़ी हद तक बहुत सारे ऐसे दुकान हैं जिनकी कमाई बहुत अच्छी आती है बट वो इनकम टैक्स वगैरह कुछ पे नहीं करते हैं, हालांकि उनकी कमाई काफ़ी अच्छी आती है। अगर इनकम टैक्स के लिए अगर उनको दायरे में आप शामिल करेंगे तो साल का कई लाख रुपए उनकी कमाई आती है। ऐसे हर तरीके के हैं, दुकान आपको देखने में मिल जाएंगे हर शहर में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे जो दुकान वाले लोग हैं या असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनकी कमाई बहुत बढ़ गई है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी एवरेज इनकम ही कमा रहे हैं, उनकी कमाई बहुत कम है नियमित रोजगार वालों की तुलना में। कुछ की हालांकि बढ़ी हुई है, उससे इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी कमाई बढ़ जाएगी। वर्ष 2012 में जो अनियमित कर्मचारियों के लिए प्रति माह औसत वेतन था वो 3700 रुपया था, जो कि 2022 में बढ़ के 5000 रुपये के आसपास हो गया है। अभी भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है आंकड़ों के मुताबिक। वहीं असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार या आत्मनिर्भर श्रमिकों का वेतन प्रति माह 2019 में 7000 रुपये था, जो 2022 में घटकर 6800 रुपये पाया गया है। तो कितनी भी एवरेज कमाई है, नियमित है तो 2022 में 10,925 रुपये एवरेज आ रहा है, अनियमित है तो 4700 रुपये आ रहा है। असंगठित क्षेत्र या स्वरोजगार या आत्मनिर्भर श्रमिकों के लिए देखेंगे तो उनका महीने का 6800 रुपये आ रहा है। तो कोई बहुत ज़्यादा वेतन का कुछ एवरेज नहीं है अपने देश में, और ये समय के साथ घटा है, जो कि ये बहुत चिंता की बात है कि समय के साथ एवरेज जो इनकम है वो घट रही है लोगों की। यह भारत के प्रति व्यक्ति आर्थिक विकास की एक बहुत बड़ी चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत करता है और इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए। ये है असली मुद्दा जो डिबेट का होना चाहिए, और ये चाहे पॉलिटिकल मुद्दा बनना चाहिए। भारत के 80% से अधिक युवाओं का बेरोजगार होना तथा उनका अधिक कुशल न होना शामिल है। भारत की अर्थव्यवस्था को, अब देखिए यहाँ क्या लिखा था कि भारत के 80% से अधिक युवाओं का बेरोजगार होना तथा उनका अधिक कुशल न होना, ये दोनों मिला के शामिल है। तो अपने देश के युवा वर्ग में 80% से अधिक दो ही श्रेणी में लोग हैं, या तो बेरोजगार हैं या तो उनको रोजगार मिला हुआ है लेकिन उनकी काबिलियत, उनकी जो इच्छा रही होगी कि मुझे अपने हिसाब से ये काम मिलना चाहिए या मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, तो उनको वो नहीं मिल रहा है, उनका कुशल ना होना बहुत बड़ा चिंता की बात है। भारत की अर्थव्यवस्था को 90 के दशक के बाद से सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित किया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था। आज सेवा क्षेत्र भारत में तकरीबन 55% के आसपास जीडीपी में अंशदान देता है, लेकिन रोजगार में इसका अंशदान तुलनात्मक रूप से बहुत कम है, 30% के आसपास है। जितने भी लोग रोजगार में हैं, क्षेत्र में हैं, 30% लोग सर्विस सेक्टर में हैं, सेवा क्षेत्र में हैं, और लेकिन इनका जीडीपी में योगदान कितना है, 55%। कृषि क्षेत्र को देखिए, 15% के आसपास इसका जीडीपी में योगदान है, लेकिन कितने लोग कार्य बल में हैं, 45% लोग रोजगार में हैं। कृषि क्षेत्र लगभग देश के 45% लोगों को रोजगार देता है, लेकिन उनका जो योगदान है जीडीपी में वो कितना है, 15%। यानी कि कृषि क्षेत्र में अधिकतर लोगों की आमदनी बहुत कम है और सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की आमदनी तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है। अब ये लाइन देखिए आप, जो बहुत बेहतरीन लाइन लिखी है, आज भी भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजगार के लिए कृषि पर ही निर्भर है, 45% के आसपास मैंने आपको बताया। चर्चा है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ डॉलर यानी कि 5 ट्रिलियन डॉलर की जो होने की बात हो रही है, तो चर्चा ये है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी तो बेरोजगारी आधी रह जाएगी। ये ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर दिखता है, क्योंकि फिर सर्विस सेक्टर डेवलप होगा,
फिर सेवा क्षेत्र में लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन पर कैपिटा जो एवरेज इनकम है, प्रति व्यक्ति जो एक औसतन आय है, वो कैसे बढ़ेगा? वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी से तो केवल नहीं बढ़ जाएगा, ऐसा कहने की बात कर रहे हैं इस संपादकीय में। आगे क्या लिखा है? अब हम विश्लेषण की तरफ चलते हैं, फाइनल निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। अब आर्थिक नीतियों में कृषि, विनिर्माण, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, तथा सेवा क्षेत्र में रोजगार के मद्देनजर नए सुधारों की ज़रूरत है। अगर अर्थव्यवस्था में जीडीपी लगातार बढ़ती है तो आर्थिक नीतियों की जवाबदेही, रोजगार तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के लिए 100% निर्धारित होनी चाहिए। तो इनका कुल मिला के देखिए, ये जो निष्कर्ष है वो बेहतरीन निष्कर्ष ये है, अर्थव्यवस्था बढ़ने की बात आप करिए, अर्थव्यवस्था का जीडीपी में जब भी योगदान देने की बात हो तो हमेशा दो मापदंडों पे वो खरा उतरना चाहिए। पहला, उसकी जवाबदेही अर्थव्यवस्था की तय होगी। अर्थव्यवस्था के विकास की जो रफ्तार है या अर्थव्यवस्था की जो विकास है, उसको दो सवालों के जवाब हमेशा देने होंगे कि आपने रोजगार कितना सृजन किया, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया इस देश में, और दूसरा, जो प्रति व्यक्ति औसत आय है उसमें कितनी बढ़ोतरी आप कर रहे हैं। इन दोनों सवालों के सही सही जवाब मिले बिना अर्थव्यवस्था कितना भी आगे बढ़ जाए, यह अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ साथ खुशहाली आने की बात थोड़ी सी बेईमानी लगती है। तो एक बेहतरीन आर्टिकल हमारा ये संपादकीय पूरा होता है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।